लीजिए कूलाम के व्युत्क्रम व्याख्या नियम, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम से इनवर्स स्क्वायर कूलाम। सन 1785 में सर C.A. कूलाम ने, सन 1785 में सर C.A. कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। अब सन 1750 में इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसको बोल सकते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थलविद्युत बल उनके गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पता क्या होगा, F अनुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। क्या होगा, F अनुपाती Q1 Q2 F व्युत्क्रमानुपाती क्या r स्क्वायर। इसको अपन क्या करते हैं, मिलाकर लिखने पर F अनुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर या F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है, इसे स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं। K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। एक करता है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, अर्थात दोनों आवेशों के बीच में क्या है, एयर है, वायु है, निर्वात है या कोई भी पराविद्युत माध्यम है, रुई है, पॉलीथीन है, पेपर है, कुछ भी है, क्या है, दोनों आवेशों के बीच एक तो इस पर निर्भर करता है, तो एक निर्भर करता है कि इसका मापन हम किस पद्धति में कर रहे हैं, किस यूनिट में इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका मापन किस पद्धति में कर रहे हैं। सामने कितनी बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर। एक दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर और मापन की पद्धति, तो मापन किस पद्धति में किया जा रहा है इस पर निर्भर करता है। एक बार मैं और रिपीट करें, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। The force of attraction or repulsion acting between two point charge is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। Q1 एवं Q2 दो आवेश, Q1 एवं Q2 दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलॉम के नियम अनुसार F अनुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। ये हो गया आपका नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए Q1 व Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। Q1 और Q2 दो आवेश कितनी दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर। Suppose two particles Q1 and Q2 are placed at r separation, then
electrostatic force. F is directly proportional to Q1 Q2. F is inversely proportional to R square. इसको मिलाकर लिखने पर F अनुपात क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस अनुपात का चिन्ह F पर कन्वर्ट करेंगे तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K एक आनुपातिक नियतांक है। इस नियतांक को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसका मान दो बातों पर निर्भर करता है। Here K is proportional constant, this is known as electrostatic force constant. The value of K depends on the following two factors. दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द, ठीक है, बोथ द चार्ज एंड यूनिट ऑफ सिस्टम, माने उसका जो मापन किस पद्धति में किया जा रहा है, किस यूनिट में किया जा रहा है, इस पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए हम लेंगे, अगर एक कंडीशन देखो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के बीच में क्या है, क्या कौन सा माध्यम है, कुचालक माध्यम है, सुचालक माध्यम है, क्या है, पॉलीथीन है, कागज है, पेपर है, क्या है एक। और दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि हम मेजरमेंट हम किस यूनिट में कर रहे हैं, मापन किस पद्धति में कर रहे हैं। मान लीजिए हम सीजीएस पद्धति में करना है तो एनसीजीएस, ठीक है, सिस्टम सीजीएस पद्धति में काय के लिए वायु या निर्वात के लिए, काय के लिए, माने हम सीजीएस पद्धति में ले रहे हैं और दोनों आवेशों के बीच में क्या हो, या तो वायु हो या निर्वात हो, वायु ना हो, कुछ भी ना हो, तो पता K का मान होता है 1। लेकिन ये किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, तो F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान तो हो जाएगा 1, जो हो जाएगा आपका डायन। यानी कि सीजीएस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, राइट। अब मान लीजिए हम एसआई पद्धति में ले रहे हैं, किस पद्धति में, एसआई पद्धति में, लेकिन है वही कि वायु या निर्वात के लिए। किस सिस्टम में ले रहे हैं हम, एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए। तो K होता है ना जो स्थिर वैद्युत बल नियतांक, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो साइन है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 एक अन्य भौतिक नियतांक है। क्या है बेटा, एप्सिलॉन 0 एक अन्य भौतिक नियतांक है। इसे निर्वात की विद्युतशीलता, क्या, निर्वात की क्या कहते हैं इसको, विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युत। देखो एप्सिलॉन 0 एक अन्य भौतिक नियतांक, यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, अन्य भौतिक नियतांक है। इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। हम इसकी मान बताते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, K का मान रखेंगे 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एसआई पद्धति में, लेकिन दोनों आवेशों के बीच में क्या हो, वायु या निर्वात। लेकिन यहाँ एक डाउट बनता है कि एप्सिलॉन 0 क्या है। हमने आपको बताया जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, राइट। एक अन्य भौतिक नियतांक है, पता, इसका मान बिल्कुल फिक्स होता है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसका फिक्स मान, तो अपन इससे चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान भी निकाल सकते हैं। 1/4 गुणा 3.14 गुणा 10 गुणा
8.854 गुणा 10 पे घात -12। सो हो जाएगा इसका मान डायरेक्ट सॉल्व करने पर 9 गुणा 10 पे घात 9। तो कूलम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा बल ऐसे पद्धति में 9 गुणा 10 पे घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण या ठीक है आकर्षण या प्रतिक्रिया का फल ताकि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इनवर्स लॉ। ये हो गया ऐसे ही पद्धति में। इसी का मान सीरीज पद्धति में बता चुके Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या डायन। देखो ऐसे ही पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 9 में 10 पे घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीरीज पद्धति में F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या F बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां आप लोग जानते हो कि एप्सिलॉन 0 क्या है एक अन्य भौतिक नियतांक है। क्या है एक m होगा फिजिकल कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इसका मान सभी माध्यमों में सब कुछ के लिए क्या होता है एक ही होता है 1.154 1.154 10 टू द माइनस into 10 टू द माइनस 12 होता है। सो इसकी वैल्यू पुट कर दो कूलम इसका पर न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये आएगा। देखो ये तो लेकिन अभी अपन ने कूलम्ब्स नियम तो देखा है लेकिन कूलम्ब्स नियम देखा है कूलम्ब्स लॉ देखा है केवल वायु या निर्वात की। अब मान लीजिए सपोज करें कि अगर दोनों आवेशों के बीच सपोज किया कि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है एनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल बिटवीन द चार्ज। दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। तो परावैद्युत माध्यम मतलब दोनों आवेशों के बीच में वायु नहीं है पेपर भरा हुआ है पॉलीथिन भरा हुआ है लकड़ी का बुरादा भरा हुआ है लकड़ी भरी हुई तो पता वो उसके लिए अलग अलग होता है उनका परावैद्युतांक अलग अलग होता है। तो पता क्या हो जाएगा दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण है प्रतिक्रिया बल स्थिर विद्युत आकर्षण है प्रतिक्रिया बल। देखिए ऐसा ही पद्धति में यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ वहां एप्सिलॉन 0 पे यहाँ है F जहां एप्सिलॉन एक भौतिक राशि है इसको नियतांक भी बोले क्योंकि सब जितने भी माध्यम है सबके लिए अलग अलग होता है। एक भौतिक राशि है इसे माध्यम की विद्युतशीलता इसे क्या बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता इसे बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। पता इसका मान फिक्स नहीं होता इसका मान इस पर डिपेंड करता है कि दोनों आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम भरा हुआ है। अगर पॉलीथिन मान लीजिए सपोज दैट प्लास्टिक भरा हुआ है एबोनाइट भरा हुआ है रबड़ भरी हुई है तो 2 समान हो जाएगा कि इसका के का मान। तो जितने के लिए सबके लिए क्या होता है अलग अलग होता है। देखो इसलिए अपन बोल सकते हैं एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता ये बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी है। ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग होता है इनटू के जहां के भी एक नियतांक है लेकिन ये फिक्स नहीं होता है इसका मान भी अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। के का मान होता है के का मान ही डिफरेंट होता है तभी तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है डिफरेंट होता है। मतलब एप्सिलॉन 0 का मान हर पदार्थ के लिए एप्सिलॉन का मान हर पदार्थ के लिए अलग होता है। के जहां मान परावैद्युत माध्यम है जहां के क्या है के है माध्यम का परावैद्युतांक क्या है के है माध्यम का परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। के का मान जितने भी कुछ अलग पदार्थ है सबका अलग होता है। जैसे वायु का ले तो एक होता है निर्वात का एक और पदार्थ है उसका सब पदार्थों का अपने हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे एमोनाइट का 2.78 होता है अलग अलग होता है। पता पानी का होता है 80.4 पानी कुछ अलग पदार्थ है तो 80 और धातु का होता है मेटल का होता है परावैद्युतांक इनफिनिट।
माने किसी भी धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है, किसी भी धातु का पराविद्युतांक क्या होता है बेटा, अनंत होता है। समझ में आ गई? तो एप्सिलॉन 0 क्या है आपका निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युत। तो इसको पर ऐसा कर सकते हैं, इसको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कर दो F बराबर 1/4 पाई। अब जहां एप्सिलॉन होता है क्या कर दें, एप्सिलॉन 0 into k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मतलब फिक्स है, 9 × 10 पे का तो 9/k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आपका, देखो कूलम्ब का नाम। ध्यान रखना, अगर दोनों आवेशों के बीच में पराविद्युत माध्यम है तो कूलम्ब बल स्थिर विद्युत बल का मान रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखना, कोई भी पराविद्युत माध्यम उपस्थित होता है तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कम होता है। कितना कम होता है ये डिपेंड करता है के पर, माध्यम के पराविद्युतांक पर। के क्या बना हुआ है इस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही? किसी पदार्थ का पराविद्युत माध्यम 2 पराविद्युतांक 2 है तो फोर्स जो है 2 गुना कम हो जाएगा। ये तो हुआ अभी केवल कूलम्ब का नियम हुआ अभी, इसके आगे भी अपन को देखना है इससे संबंधित, लेकिन कूलम्ब का नियम एक बार बिल्कुल शॉर्ट में देखो। सन 1785 में सर C.A. कूलम्ब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलम्ब के व्युत्क्रम वेग का नियम कहते हैं। इस नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल F अनुपाती हो जाएगा Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर। मिलाकर लिखने पर F अनुपाती Q1 Q2 r स्क्वायर। या अपन कह सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है। इसे स्थिर विद्युत बल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं K को? स्थिर विद्युत बल नियतांक। K का बात करता है, बात K का मान निर्भर करता है दो बातों पर। एक, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, दोनों आवेशों के बीच में क्या है, कौन सा माध्यम है इस पर, और किस पद्धति में मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए हम CGS पद्धति में काय मेजर कर रहे हैं, CGS पद्धति में काय के लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो पता क्या होता है, K बराबर होता है, शेष पद्धति में होता है तो देखो F बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जी हो जाएगा आपका डायन। किस पद्धति में? CGS पद्धति में। किस पद्धति में? आपका CGS पद्धति में। हो गया, K का मान कितना हो गया आपका 1। अब देखो समझना, अब SI पद्धति में, किस पद्धति में? SI पद्धति में। काय के लिए? वही कंडीशन है, वायु या निर्वात के लिए। तो क्या हो जाएगा, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0। जहां एप्सिलॉन 0 हम आपको बता चुके पहले एक अन्य भौतिक नियतांक है, ये इसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्रीज के बोलते हैं। इसका मान फिक्स होता है, जैसा कि हमने बताया 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब इसका पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और इसका मान आया था 9/10⁻9 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन। क्या हो गया ये? न्यूटन। ये भी क्या हो गया? न्यूटन। अब देखिए, अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई पराविद्युत माध्यम, अब पराविद्युत माध्यम है स्वयं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विद्युत के प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। अर्थात देखो रुई, नमदा, मोम, पॉलीथीन, पेपर, कागज, लकड़ी का बुरादा, थर्मोकोल, प्लास्टिक, एम्बर, एबोनाइट, रबड़, एस्बेस्टस, जितने भी कुचालक माध्यम होते हैं, कांच, यहाँ तक कि पानी हालांकि उतना अच्छा कुछ, क्योंकि सबसे ज्यादा पराविद्युतांक कुचालक पानी का होता है, तो पानी उतना अच्छा कुचालक नहीं है, लेकिन है तो उसी कैटेगरी में भरा हुआ है। तेल भी भरा होता है, तो पता क्या होता है, फिर हो जाता है F बराबर, कुचालक माध्यम भरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को बोलते हैं एक भौतिक राशि है, भौतिक नियतांक नहीं, भौतिक राशि है। इसे बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता।
क्योंकि इस पर डिपेंड करता है ये कि कौन सा माध्यम भरा है। अगर पॉलिथीन भरा है तो एप्सिलॉन 0 का मान कुछ और, कागज भरा है तो कुछ और, पानी भरा है तो कुछ और। तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0 into k। एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युत माध्यम की क्या है, परावैद्युत माध्यम। तो जहां एप्सिलॉन लिखा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 बटे r स्क्वायर और 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻9 बटे k q1 q2 बटे r स्क्वायर जी होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, जी होगा आपका न्यूटन, जी हो गया आपका कूलाम का विद्युत का नियम। अब इसके आधार पर हमें कूलाम के नियम के आधार पर हमें एकांक आवेश की परिभाषा काय की देखना है। कूलाम के नियम के आधार पर हमें काय की परिभाषा देखना है, एकांक आवेश की परिभाषा, यूनिट चार्ज और 1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्या बोलना है उनको, यूनिट चार्ज। क्या देखना है आपको, एकांक आवेश यूनिट चार्ज। क्या देखना अपन को, एकांक आवेश। देखो कूलाम के नियम अनुसार अपन ने देखा F बराबर 9 × 10⁻9 q1 q2 बटे r स्क्वायर। ये क्या देखा अपन ने, कूलाम के नियम अनुसार, काय के अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार देखा। अब इसमें देखो कंडीशन अप्लाई करेंगे, यदि q1 बराबर q2 बराबर q, r बराबर 1 मीटर तथा F बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन, यानी कि इसका अर्थ देखो, समान परमाणु के दो सजातीय आवेश एकांक दूरी पर हो, समान परमाणु q1 बराबर q2 बराबर q1 ये तो समान परमाणु हो गए, समान परमाणु के दो सजातीय आवेश एकांक दूरी पर हैं और उनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करे। कितना, 9 × 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता। देखो यहाँ देखो F की वैल्यू रख देंगे क्या, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 तो आपका है यहाँ q into q बटे 1 स्क्वायर, कैंसिल, q स्क्वायर बराबर 1 और q बराबर धन ऋण 1। ई को अर्थ देखो, अतः समान परमाणु के दो सजातीय आवेश एकांक दूरी पर स्थित हो और उनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। फिर से देखो, समान परमाणु के दो सजातीय आवेश एकांक दूरी पर स्थित हो और उनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो जो कैंसिल हो जाएगा तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। Two like charges of equal magnitude are placed at 1 meter apart and the force of repulsion, ठीक है, experience 9 into 10 to the power 9 meter, then each charge is known as unit positive charge। क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक आवेश या एकांक धन आवेश, राइट। और इसे अपन 1 कूलम ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। एकांक चार्ज, एकांक आवेश, एकांक धन आवेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज और 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, एकांक आवेश, एकांक धन आवेश, ठीक है कहते हैं। देखो अब एक दफे इसको देखो, समान परमाणु के दो विजातीय आवेश सजातीय आवेश एकांक दूरी पर स्थित हो, उनके बीच में 9 × 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। अब अपन को देखना है थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स के नियम की सीमाएं, कहां-कहां ये लागू होता है। वैसे कूलॉम के नियम की मुख्य रूप से 3 सीमाएं हैं। एक, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। काय के लिए, ओनली फॉर पॉइंट, कूलॉम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। जैसे q1 और q2 है, ये सत्य है। अगर मान लीजिए हम कहें कि दो स्फेरिकल आवेश माने गोलाकार आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है,
तो उनके बीच लगने वाला बल कूलम्ब के नियम से निर्णय सकते। दो लीनियर चार्ज है रेखा आवेश है, इनके बीच लगने वाला जो है इसके लिए हमें गॉस प्रमेय की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? आपकी गॉस थ्योरम की आवश्यकता होती है। तो पहली डेफिनेशन हो गई कूलम्ब का नियम केवल काय के लिए लागू है? बिंदु आवेशों के लिए सत्य। दूसरा है कूलम्ब का नियम केवल उन आवेशों के लिए सत्य है जो स्थिर अवस्था में हो। काय में हो? गतिशील आवेश में नहीं होता है। माने कूलम्ब लाइज ट्रू ओनली फॉर चार्ज एट रेस्ट। चार्ज अगर मोशन में है, गतिशील है, तो लागू नहीं होता है। केवल चार्ज कैसे होना चाहिए? बिंदु आवेश में होना चाहिए। और चार्ज कैसे होना चाहिए? स्थिर। कूलम्ब का नियम ना तो बहुत तीसरा कूलम्ब का नियम ना तो बहुत कम दूरी पर लागू होता है और ना ही बहुत अधिक दूरी पर लागू होता है। क्योंकि बहुत कम दूरी पर मतलब हम बोले 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम दूरी पर नाम केवल कार्यरत हो जाते हैं। सो कूलम्ब का नियम लागू नहीं होता है और बहुत अधिक दूरी पर ये एक दूसरे के आकार के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कूलम्ब के नियम की कितनी हो गई आपकी सीमाएं? एक बिंदु आवेश के लिए सत्य है, ठीक है, और किसी आवेश के लिए नहीं। ऐसे आवेशों के लिए सत्य है जो केवल स्थिर हो। और कोई साइज का आवेश है तो गॉस प्रमेय का यूज करेंगे, हम अभी बताएंगे बाद में। अगर आवेश मोशन में है तो हम लॉरेंत्ज बल का यूज करते हैं, स्थिर विद्युत बल का यूज नहीं करते हैं। और ये बहुत कम दूरियों पर लागू नहीं होता है, बहुत अधिक दूरियों पर लागू नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र की। कल हम आपको इसी टाइम दूसरा वीडियो डालेंगे विद्युत क्षेत्र की। जो भी डाउट हो कमेंट लिखें, वो आपका सॉल्यूशन होगा। और भी कोई डाउट हो हमसे बात करें। थैंक यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कूलम्ब का नियम के आधार पर एकांक आवेश, कूलम्ब का नियम हो गया। कूलम्ब के नियम के आधार पर एकांक आवेश और कूलम्ब के नियम की सीमाएं। दैट इज ऑल।